हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। मैं मोहसिन सर आज आपको क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के वीडियो जो कि आपका चौथा वीडियो है, उसके अब उस चौथे वीडियो में आज आपको हम पढ़ाएंगे। उस दिन इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे आवेशन। क्या पढ़ाए थे बच्चों? आवेशन पढ़ाए थे, मतलब चार्जिंग। क्या होता है इसका मतलब? चार्जिंग का आपका 3 मेथड बताए थे। क्या बताए थे? 3 मेथड आपको बताए थे। कौन कौन बच्चों? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका मतलब हिंदी में घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा आवेशन। तो हम लोग पहला तो कर चुके थे, पहला उसी वीडियो में हो गया था। आज हमारा ये दूसरा पार्ट होगा। दूसरा आज हमको क्या पढ़ना है बच्चों? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय क्या पढ़ना है बच्चों? कंडक्शन पढ़ना है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है बच्चों? चालन मतलब जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं बैठे हो, तो देखिए उष्मा का चालन होता है। मान लीजिए एक कोई प्लेट है। क्या है बच्चों? कोई प्लेट है, ये आवेशित है। ये क्या है बच्चों? आवेशित है। अगर ये इस पर आवेश है, इस पर क्या है? ये चार्ज है, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मान लेते हैं इस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये आवेशित है और इसके संपर्क में, ये संपर्की के कारण होता है। संपर्की आप कह सकते हैं कंटैक्ट इसको बोलते हैं। चार्जिंग बाय कनेक्टिंग ये भी कह सकते हैं। तो जैसे ये है, एक दूसरा चार्ज जो है इसके संपर्क में एक दूसरा चार्ज लाया जाए। एक दूसरा चार्ज इसके संपर्क में लाया जाए। एक दूसरा चार्ज इसके संपर्क में लाया जाए जिस पर कोई चार्ज ना हो। कोई चार्ज ना हो तब क्या होता है? जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है तो मतलब उदासीन, इसमें प्रोटॉन होंगे और क्या होगा? न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। इसका मतलब ये भी प्लस होगा। तो अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो चलिए, जब इसको क्या होता है? कांटेक्ट करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, जैसे चावल हो, गरम चावल हो और थाली में हम लोग रख लेते हैं, तो क्या हो जाता है? थाली भी गर्म हो जाता है। तो वो किसके कारण? उष्मा चालन के कारण हो गया बच्चों। उष्मा चालन के कारण क्या हो गया? हमारी थाली भी गर्म हो गई। उसी कारण जब यहाँ हम दो पदार्थों को क्या करेंगे? कांटेक्ट करेंगे और जो जिस पर रखेंगे वो क्या होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए, ताकि ये अर्धचालक हो, ये अर्थिंग ना मिले। इसमें क्या होता है? इस पर क्या है? इसके कांटेक्ट में रखने पर इस पर भी इस चार्ज पर समान प्रकार का आवेश फैल जाता है और ये आवेश तब तक फैलता रहेगा जब तक दोनों पर आवेशों की मात्राएं बराबर ना हो जाए। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, समझिए इसको। इस विधि में क्या करते हैं? एक आवेशित चालक को, एक आवेशित वस्तु के पास यानी उसके निकट एक अनावेशित वस्तु लाते हैं। तो दोनों वस्तुओं पर क्या होता है? आवेश समान रूप से फैल जाता है। जब समान रूप से फैल जाएगा तो दोनों पर क्या हो जाता है? आवेश जो चार्ज है, अगर इस पर पॉजिटिव है तो वो भी हो जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दे चुके हैं, जैसे थाली ले ले, गरम चावल हो या भात कह सकते हैं जिसको हम लोग गाँव में बोलते हैं। तो चावल ले लेते हैं, चावल अगर बहुत हीट होता है तो प्लेट में रख देते हैं, प्लेट भी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब चालन के द्वारा हो गया। वहाँ उष्मा चालन थी, यहाँ आवेश चालन हो जाएगा। चालन मतलब आवेशों का जब होगा तो वो चालन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला इसका लिखेंगे, परिभाषा पहले लिखेंगे, उसके बाद ही जो करना है करेंगे हम लोग। इसको क्या करते हैं? संपर्क में एक इसमें क्या होता है? एक तो चालक होगा, मतलब एक पर आवेश होगा, दूसरा जो पिंड लाएंगे, जो वस्तु लाएंगे उस पर चाल मतलब कह सकते हैं आवेश नहीं होगा। जब संपर्क में लाएंगे तब उस पर चार्ज होगा। तो समझ जाइए यही चीज है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जब दूसरा पॉइंट भी चार्ज हो जाएगा तो ये चालन द्वारा क्या कहलाएगा? आवेशन कहलाएगा। जैसे यहां से लिखना है हमको, इस विधि में
इस विधि में एक आवेशित वस्तु के पास या निकट आवेशित वस्तु के पास कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं, मतलब टच कराते हैं। क्या कराते हैं? टच। कोई अनावेशित वस्तु लाते हैं तो दोनों वस्तुओं पर आवेश समान प्रकार से फैल जाता है, समान प्रकार से फैल जाता है। और ये कब तक प्रक्रिया चलती रहेगी? वो जब तक दोनों क्या हो जाए, जब तक दोनों पर चार्ज क्या हो जाए, इक्वल न हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती है चालन द्वारा। इस विधि में एक आवेशित वस्तु के पास एक अनावेशित वस्तु लाते हैं तो दोनों वस्तुओं पर आवेश समान प्रकार से फैल जाता है। यह तब तक फैलता रहता है, मतलब आप कह सकते हैं एक वस्तु से दूसरे पे क्या होगा? आवेश का हस्तांतरण होगा। यह तब तक होगा जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश समान न हो जाए, दोनों वस्तुओं पर आवेश समान ना हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं। इतना हो गया। तो आपसे कहा जाए चालन द्वारा आवेशक क्या कहेंगे सर इस विधि में एक आवेशित चालक के पास एक आवेशित वस्तु या जिस पर आवेश हो उसके पास एक अनावेशित चालक को संपर्क में लाते हैं तो उसमें क्या होता है? तो आवेशों का समान रूप से फैलाव दोनों पे होना शुरू हो जाता है। तो ये तब तक फैलाव चलता रहेगा जब तक दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग फिगर से। तो फिगर से देखते हैं हम लोग। जैसे आपको मान लेते हैं एक आवेशित चालक है, मतलब एक पर आवेश है दूसरे का आवेश नहीं है। दो बॉडी लेते हैं हम लोग। चलिए मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक इसको किस पर रखेंगे? एक स्टैंड पे रखेंगे। जो स्टैंड क्या होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए, इंसुलेटर। चलिए स्टैंड पे रखते हैं। इस पर दिखा देते हैं ये प्लस चार्ज है, इस पर ये क्या है बच्चों? प्लस चार्ज है। ये यहाँ दिखा दो चार्ज बॉडी कैसी होगी? चार्ज बॉडी। ये बॉडी आपकी चार्ज है। और दूसरा ले लेते हैं, ये दूसरी कोई बॉडी है, ये क्या है आपकी? अनचार्ज बॉडी है। ये क्या है? अनचार्ज्ड बॉडी है। अनचार्ज बॉडी जब इन दोनों को संपर्क में लाया जाता है, बच्चों, सॉरी नहीं बन पा रहा है हमसे। जब इन दोनों को संपर्क में लाया जाता है बच्चों लाया जाता है, इस पर भी इंसुलेटर होगा दोनों पर। अब देखिए अगर ये प्लस चार्ज इंडिकेट कर रहा है ना, तो ये देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब उदासीन है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जब कोई चार्ज नहीं है तो अंदर क्या है? उदासीन होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ध्रुवण मान लीजिए इसका जब होगा तो ये माइनस वाला पार्ट इधर आएगा और प्लस वाला प्लस से क्या करेगा? इसको प्रतिकर्षित करेगा। उसके बाद जब इनको हम अलग अलग करेंगे, जब क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, तो ये दोनों चार्ज हो चुके होंगे।
पर क्या हो चुके होंगे, दोनों पर क्या आ जाएगा, समान रूप से समान प्रकार का आवेश आ जाएगा दोनों पर। तो इस पर क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए ये, इस पर भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी चार्ज पॉजिटिव होगा, इस पर भी चार्ज आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। एक क्या लेते हैं, एक चार्ज बॉडी लेते हैं, एक अनचार्ज बॉडी, दोनों को संपर्क कराते हैं। तो जितना इसमें समझ जाइए, जितना ये इसमें से पॉजिटिव निकल रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इसमें भी पहले से एक पॉजिटिव है, तो वही पॉजिटिव क्या करता है, प्रतिकर्षण होता रहता है, उसका बार बार प्रतिकर्षण होता रहता है। अंत में एक समय ये आता है कि दोनों पर क्या होता है, आवेश की मात्राएं बराबर हो जाती हैं और ये दोनों क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो ये अब क्या हो गया, ये भी चार्ज 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 हो गया। ये तो दोनों संपर्क कराए थे, ये ए है और ये बी है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो आपसे पूछा जाए चालन द्वारा आवेशन, आप कहेंगे कि इस विधि में एक आवेशित चालक के पास दूसरे अनावेशित चालक को लाया जाता है, तो दोनों पर समान प्रकार से आवेश फैल जाता है, और ये तब तक फैलता रहेगा जब तक दोनों की आवेश की मात्राएं घटन मतलब बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तो चलिए कुछ हम देखते हैं इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप लोग हमको बताएंगे। चलिए अब जैसे हम आपको कहते हैं दो बॉडी क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, समझाएंगे आपको। जैसे हम कह रहे हैं हमारे पास दो बॉडी है, दोनों क्या है, टच में है। दोनों क्या है बच्चों, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो चालन द्वारा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, अगर इससे निकल रहे हैं तो इस पर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये निगेटिव होता तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपसे हम आपको बता चुके हैं, ये बता चुके हैं कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और जिसमें निगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन अभी मिलेंगे तब वहाँ करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए आपका तीसरा मेथड होता है आवेशन का, थर्ड मेथड क्या होता है, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा। स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा ये क्या होता है देख लेते हैं। चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, जिसको हम बोलेंगे स्थिर प्रेरण, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा। भैया ये क्या होता है स्थिर विद्युत प्रेरण, तो आप कहेंगे सर इस विधि में बच्चों एक आवेशित चालक के या एक आवेशित वस्तु के संपर्क में, यहाँ वस्तुएं संपर्क में नहीं आती हैं, एक आवेशित चालक, इस आप कहेंगे इस विधि में एक आवेशित चालक को दूसरे अनावेशित चालक या पदार्थ के पास ले जाया जाता है। तो आवेशित चालक के कणों का क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, और ध्रुवण के दौरान दूसरे वाले पर इसके विपरीत चार्ज आ जाता है, दूसरे वाले पर इसके विपरीत चार्ज आता है। मान लीजिए ये आपका इसमें क्या है, प्लस चार्ज है, ये क्या है आपका प्लस चार्ज है, ये आवेशित है बॉडी, ये आवेशित बॉडी है आपकी। इसके निकट थोड़ा सा निकट लाएंगे, अगर ये निकट लाते हैं इसके, जो कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, अगर इसको निकट लाते हैं तो इसके कणों का क्या हो जाता है, ध्रुवण होता है। क्या होता है, ध्रुवण होता है। इस पर ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, विभिन्न प्रकार का मतलब विपरीत प्रकार का आवेश आ जाता है। तो ये भी वस्तु क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। तो इस मेथड में अगर कोई चीजें होती हैं तो वो चार्जिंग, कौन सी मेथड होती है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं इसका। चलिए इस विधि में आप लिखेंगे, इस विधि में किसी आवेशित चालक, किसी आवेशित चालक के निकट लाएंगे, संपर्क नहीं कराएंगे बच्चों, संपर्क नहीं कराना है आपको, निकट लाना है। इस विधि में किसी आवेशित चालक के निकट
निकट निकट एक अनावेशित चालक लाते हैं, अनावेशित चालक लाते हैं तब आवेशित चालक के कणों का आवेशित चालक के कणों का क्या हो जाता है बच्चों? ध्रुवण हो जाता है। आवेशित चालक के कणों का ध्रुवण हो जाता है तथा अनावेशित चालक पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? विपरीत। अगर एक पर बॉडी प्लस लेके आए थे, निगेटिव थी वो, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? आफ्टर विद्युत, आप कह सकते हैं विद्युत आफ्टर बाई इंडक्शन क्या हो जाएगा? इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा? अगर वो वस्तु पॉजिटिव है, अगर जो आवेशित चालक है पॉजिटिव है और जो अनावेशित है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगर ये निगेटिव है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। अगली टॉपिक होगी आवेश का गुण। चलिए ये आपका होगा आवेश का गुण। तो चलिए अब हम देखते हैं आवेश का गुण। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वो देखेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कुछ तो हम पहले पढ़ चुके हैं। सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, जैसे आपका पहला पॉइंट हो जाएगा आवेश का गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ, पहला पॉइंट मार देते हैं इसमें हम लोग। आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। क्या करता है बच्चों? आवेश बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। ठीक है, दूसरा इसमें लिखेंगे, दूसरा गुण क्या होगा? अब चलिए बारी बारी से देख लेते हैं, इसे समझाते चले। अब आवेश बीजगणितीय योग का नियम का पालन करता है, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई निकाय हो, कोई क्या हो बच्चों? निकाय हो। अगर इसमें Q1 चार्ज, इस बिंदु पर Q2 चार्ज, इस पर Q3, इस पर Q4, यहाँ से मान लीजिए Q5 डॉट डॉट इतने हैं और इसका टोटल चार्ज कह दे कितना होगा, तो आप कुछ मत करिए, इस निकाय में सभी बिंदुओं पर जितना चार्ज होगा उसको जोड़ लेंगे तो वो हमारा पूरा निकाय का, पूरे सिस्टम का वो चार्ज हो जाएगा। तो जैसे अब हमको टोटल निकालना हुआ तो क्या करेंगे? आप कहेंगे सर ये जिसके अंदर जितना है, इसके अंदर जितना है उसको हम जोड़ लेंगे। तो आप क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी आवेश होंगे प्लस Qn तक जाएंगे। तो ये आपका बीजगणितीय योग का नियम का पालन करता है। इसका मतलब ये है, तो आप कहेंगे इसकी परिभाषा क्या होगी? यदि किसी निकाय का वैद्युत आवेश ज्ञात करना है तो उस निकाय में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्थित आवेशों का योग कर लिया जाता है। यही क्या होता है आपका? आवेश बीजगणितीय योग का नियम। जैसे आपको ये कोई निकाय था, निकाय का टोटल चार्ज Q है, इस पर Q1 Q2 Q3 Q4 मतलब ऐसे क्या है N तक है आपके। तो टोटल चार्ज अगर आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Q4 इतना इतना कर देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं आप, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम लेते हैं, यहाँ पर कह दे 4 कूलम, 4 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम,
-3 माइक्रोकुलम। अब कह दे इसका टोटल चार्ज क्या होगा, इसका टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट Q बराबर आपको जोड़ लेना है 4 माइक्रोकुलम धन 5 माइक्रोकुलम प्लस माइनस है आपका 3 माइक्रोकुलम, तो चलिए 5 4 9 माइक्रोकुलम हो गया, और ये प्लस गुणे माइनस होगा -3 माइक्रोकुलम, तो 9 में से 3 जाएगा 6, ये आपका हो गया 6 माइक्रोकुलम। अब उम्मीद करते हैं ये आपको आवेश का बीजगणितीय योग का नियम पालन करना ये समझ में आ गया होगा। आवेश बीजगणितीय योग का नियम का पालन करता है, इसका मतलब ये है कि जैसे आपके परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोग क्या है, कुछ कुछ कमाते हैं, कुछ कुछ पैसे सब कमाते हैं। अगर आपसे पूछ ले, कोई बाहर पूछे तो आपके परिवार की आमदनी क्या है, आपके परिवार की आमदनी क्या है, तो आप क्या बताएंगे, अब सबको कहेंगे इनका इतना इनका इतना, तो ये नहीं बताएंगे आप टोटल मारेंगे, टोटल जितने, मान लीजिए आपके परिवार में 10 भाई हैं और आपसे पूछ लिया जाए 10 भाई का, मतलब आप पूछ लिया जाए उस परिवार का आय क्या है, तो आप 10 भाई का तुरंत 10,000 वो कमाते हैं, 5,000 20,000 ऐसे सब जोड़ के तुरंत बता देंगे ना। सेम चीज़ यही है, अगर कोई निकाय हो उस पर आवेशों को वितरित किया गया है, तो अगर पूछा जाए उस निकाय का टोटल चार्ज क्या होगा, तो आप जल्दी जल्दी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो वही आपका पूरा उस निकाय का टोटल निकल जाएगा। तो ये हो गया आवेश बीजगणितीय योग का नियम का पालन करता है। दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा ये होगा आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है बच्चों, संरक्षित होता है, मतलब आप कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जितने समय पे अगर किसी वस्तु पे अगर ऋणावेश उतना उत्पन्न हो रहा है तो तुरंत ही वहाँ धनावेश भी उत्पन्न हो रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है बच्चों, संरक्षित हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आवेश संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थोड़ा हम लेक्चर देंगे, आज लिखेंगे बहुत कम। आवेश संरक्षित होता है तो इसका मतलब क्या है, आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। जितने समय में अगर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है, किसी पदार्थ से ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है, तो उसी समय कितना होगा, धनावेश भी उत्पन्न होगा। जैसे देखते हैं तो कंजर्व हो जाता है ये। अब बताइए, अगर बॉडी है आपकी, अगर इसमें कह दे 4 माइक्रोकुलम है और ये कह दे 5 माइक्रोकुलम है, इस पर अब हम आपसे कह दे 1 माइक्रोकुलम यहाँ चला गया, एक आवेश क्या है 1 माइक्रोकुलम यहाँ चला गया, अब ये 3 माइक्रोकुलम हो गया और ये 6 माइक्रोकुलम हो गया, तो बताइए कोई अंतर पड़ा, कोई अंतर पड़ा, नहीं पड़ा, क्योंकि 4 माइक्रो से 1 माइक्रो वहाँ चला गया। तो यही क्या होता है, संरक्षण, यही क्या होता है, संरक्षण। तो आप कह सकते हैं आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश क्यों नष्ट नहीं होता, कहेंगे सर जितने समय, जिस क्षण जितना धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है उसी क्षण उतना ही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। तो संतुष्ट हो जाते हैं तो वो क्या होता है, संरक्षित हो जाता है। तो नष्ट नहीं कर पा, समझिए क्या करते हैं, एक दूसरे को संतुष्ट कर लेते हैं, इसलिए आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। अगला पॉइंट देखेंगे, आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। ये आपको पता चल जाएगा क्वांटीकरण क्या होता है। आप कहेंगे जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण होता है तो आवेशों का स्थानांतरण एक निश्चित पूर्ण गुणज के रूप में होता है, एक निश्चित पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस निश्चित आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, आवेश क्वांटीकृत होता है, इसका मतलब क्या है, आप कहेंगे जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेशों का स्थानांतरण होगा तो वो हमेशा क्या होगा, एक पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जैसे देखते हैं, हम देखते हैं ये, जैसे आपके पास 2 बॉडी है, ये बॉडी है आपके पास, एक और है। अगर इसमें भैया इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूर्ण गुणज के रूप में, जैसे एक चार्ज है ना, चार्ज है, अगर इस पे जाएगा 1e के रूप में, फिर जाएगा 2e 3e 4e, मतलब एक पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा, आधा पे नहीं जाएगा, जैसे हाफ ही नहीं जाएगा।
तो जब जाएगा तब भी क्या जाएगा, पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा। जब आएगा भी तो पूर्ण गुणज के ही रूप में आएगा। तो यही क्या होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। तो आप लिखेंगे इसका एक फार्मूला होता है, जहां जैसे इस पिंड से हम कह रहे हैं, जैसे ये है आपका और एक आपका ये है, हम कह दें इससे आवेश इसमें जा रहे हैं, इसमें आवेश जा रहे हैं 1e के रूप में, 1e 2e 3e, मतलब इसी टाइम जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए तो यहाँ फार्मूला निकलता है, जहाँ आवेश की टोटल मात्रा, अगर आपसे पूछा जाए आवेश कितना टोटल गया, तो यहाँ Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE होता है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब एक वस्तु से दूसरे में कितना गया। N क्या है, जहाँ N बराबर 1 2 3 4, मतलब आप कहेंगे n बराबर, ये तो 1e जाना चाहिए, 2e 3e 4e। तो जब भी आवेशों का स्थानांतरण होगा बच्चों, तो एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्या होता है, पूर्ण गुणज के रूप में। और उसको अगर पूछा जाए आवेश की मात्रा कितनी गई, तो आवेश की मात्रा निकालने के लिए क्या करते हैं, Q बराबर NE का फार्मूला यूज करते हैं। और कभी कभी पूछ लिया जाए, जैसे देख लेते हैं, Q बराबर NE क्या होता है आपका, यह आवेश की मात्रा निकालने के लिए होता है, जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। चलिए देख लेते हैं, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, इसमें से क्या हुआ, इसको रफ किया गया, या आप कह सकते हैं इस पर जो चार्ज था, मान लेते हैं अगर इस पर चार्ज कुछ था, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें चले आए हैं, और इसका चार्ज मान लेते हैं कुछ था, मान लेते हैं 4 कूलम था। कितना था, 4 कूलम। अब इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं, तो पूछ लेता है आपसे, इसमें इलेक्ट्रॉन आए हैं तो कितने आए हैं, आए हैं तो कितने आए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप पहले Q बराबर NE पे जाइए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इससे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो आप N बराबर लिख दीजिए Q बटा E। क्या लिखेंगे, Q बटा E। Q क्या है बच्चों, 4 कूलम था। E मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 घाते -19, यहाँ कूलम, यहाँ कूलम, कूलम कूलम से कैंसिल। तो आप लिख सकते हैं 4 बटा, इसको 16 लिखेंगे तो इसको 40 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 10 का नीचे ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और 10 घाते -19 ऊपर जाएगा, 10 घाते +19 हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए, 16 दूना 32, 8 बचा आपका, तो 16 पचे 80, 2.5 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब आपसे पूछा जाए, इससे अगर इसका चार्ज इतना था तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन उसमें गए, तो आप कहेंगे सर इस फार्मूले से यूज करके N बराबर Q बाई E, तो 2.5 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर उसमें चले गए। तो बताओ क्या इसका द्रव्यमान में कुछ कमी आया, कहेंगे बिल्कुल आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है। तो ये आपका हो गया, आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है आपका, बीजगणितीय योग के नियम का पालन करता है। और एक चीज और हम देखते हैं आवेश बारे में, स्थिर आवेश हमेशा क्या करता है, अगर आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश अगला पॉइंट है, अगर आवेश कोई चार्ज क्या है, अगर कोई चार्ज V = 0 है, मतलब अगर कोई चार्ज आपका वेलोसिटी उसकी 0 है, तो ये हमेशा क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ध्यान में रखिएगा, अगर स्थिर आवेश है तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर गतिमान आवेश है, कोई आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, वेलोसिटी है उसकी, तो वो क्या करेगा, उसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है वो। और तीसरे कंडीशन में, और जब आवेश क्या हो, एक नियत वेग से गति कर रहा हो, मतलब नियत, मतलब जो है लगा, मतलब आपसे कह दिया अगर आवेश, ये नियत वाला कंडीशन है, अगर आवेश एक त्वरित गति से गति कर रहा हो, त्वरित से मतलब त्वरण मतलब क्या होता है, परावर्तन होता है, समय समय पर क्या हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तब क्या करेगा, तब ये आवेश आपका विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा प्लस चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, उसके साथ एनर्जी भी उत्पन्न करेगा। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र। गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय। और त्वरित गति से आवेश जो गति करता है वो क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और एनर्जी भी उत्पन्न करता है। और एक चीज है,
आवेश गति के ऊपर गति पर निर्भर नहीं करता, गति पर निर्भर नहीं करता है। मान लीजिए इस पर अभी Q कूलाम का आवेश है, इसको गति करा दिया जाए। अब गति करा दिया जाए, ये थोड़ी दूर और पहुंच जाए, जैसे यहाँ पहुंच जाए। मान लीजिए ये आवेश यहाँ पहुंच गया, तो वेग चाहे जो परिवर्तन हो, वेग में परिवर्तन कुछ भी होता रहे, उससे हमसे नहीं मतलब है। बस क्या होगा, हमारा आवेश वही सेम टू सेम रहेगा, चाहे वेग चाहे जहां जाए, चाहे इसको चाहे जहां ले जाए, हर एक बिंदु पर आवेश की मात्रा क्या होगी, सेम होगी। तो यही आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।